धनकपुर एक छोटा सा शहर जहां सुनीता अपने परिवार के साथ एक बहुत ही छोटे से घर में रहती है। उसके परिवार में उसके पति और 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम प्रेरणा और मयंक होता है। मयंक उम्र में प्रेरणा से बड़ा होता है। सुनीता का पति शेखर दिन भर शराब पीकर धुत रहता है और अपने परिवार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ऐसे में परिवार की सारी जिम्मेदारियां सुनीता पे होती है। सुनीता घर के छोटे मोटे काम करके अपने घर का गुजारा करती है। वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहती है, पर हालात ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन मयंक छोटा होने के बावजूद बहुत समझदार होता है। प्रेरणा और मयंक पास ही के एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। प्रेरणा पढ़ाई में बहुत होशियार होती है, लेकिन सुनीता हमेशा एक बात सोचती है, अगर वो खुद पढ़ी लिखी होती तो शायद आज अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे पाती। और ये बात सोच सोच के वो प्रेरणा के लिए और भी चिंतित होती है, कहीं उसकी जिंदगी मेरे जैसी ना हो जाए। और एक दिन सुनीता बहुत चिंता में होती है। यह देखकर मयंक अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या हुआ? तुम इतनी चिंता में क्यों बैठी हो? बताओ। बेटा मयंक, क्या बताऊं, मुझे बिटिया की बहुत चिंता होती है। वो पढ़ाई में इतनी होशियार है कि पढ़ लिख कर कुछ बन सकती है, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। एक तो तुम्हारे पिताजी से भी हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं होती, और अभी शिक्षा भी कितनी महंगी हो गई है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम प्रेरणा को जरूर पढ़ाएंगे। माँ, मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ और ना ही मेरे पल्ले पड़ती है। क्यों ना मैं भी कुछ काम कर लूँ। अब्दुल चाचा के गैराज में मुझे काम मिल जाएगा, फिर हम दोनों मिलकर प्रेरणा को खूब पढ़ाएंगे। मयंक की ये बात सुनकर सुनीता का मन भर आता है और इस तरह मयंक भी चाचा के यहाँ गैराज में काम करना शुरू कर देता है। और दोनों माँ बेटे मिलकर खूब मेहनत करते हैं और अगले ही साल प्रेरणा का दाखला एक बड़ी स्कूल में करते हैं। प्रेरणा भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है और हर साल कक्षा में अव्वल आती है और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते 12वीं कक्षा तक पहुंच जाती है। और ये साल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक एक दिन सुनीता बहुत बीमार पड़ जाती है और कई दिनों तक काम पर नहीं जा पाती। उसे अब चिंता सताने लगती है कि उसके हाथ से कहीं काम छूट ना जाए और वो आगे बिटिया को कैसे पढ़ा पाएंगी, क्योंकि बिटिया का ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन फिर प्रेरणा अपनी माँ की हालत देखकर अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपनी पढ़ाई ठीक से पूरी कर लूंगी। और रही बात काम की, तो वो भी मैं संभाल लूंगी। तुम बस अपनी तबीयत पर ध्यान दो और जल्दी से ठीक हो जाओ। ऐसा कहकर प्रेरणा माँ को समझाती है और माँ की जगह खुद काम करने चली जाती है और साथ ही साथ वो कॉलेज भी जाया करती है। लेकिन प्रेरणा जहाँ काम करने जाती है वहाँ की कुछ लड़कियाँ प्रेरणा की कक्षा में भी होती हैं और कॉलेज में आने के बाद उसे बहुत ताने भी मारती है। ये देखो, आ गई महारानी। पहले माँ बर्तन कपड़े धोती थी, अब उनकी राजकुमारी धोती है। और ये अब 12वीं की परीक्षा पास करेगी। हाँ, बड़ी आई जैसे कोई कलेक्टर बनने वाली है। उन लड़कियों की सारी बातें उनके कॉलेज की एक टीचर सुन लेती है, जो मन की बड़ी अच्छी होती है और प्रेरणा की हमेशा मदद करती है। और ये सब देखकर टीचर कहती है, मुझे बड़ा दुख हुआ तुम लोगों की बातें सुनकर। इतने बुरे हालात और कठिनाइयों का सामना करके भी प्रेरणा हमेशा क्लास में अव्वल आती है, और तुम लोग उसकी हिम्मत बढ़ाने की बजाय उसे तरह तरह के ताने मार रहे हो। मुझे गर्व है कि प्रेरणा हमारे कॉलेज में पढ़ती है और आगे भी हमारे कॉलेज का नाम ऊंचा करेगी। अपने टीचर की ये बात सुनकर प्रेरणा का मन भर आता है, लेकिन साथ ही साथ उसका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ जाता है और मन में ठान लेती है कि मैं अपने टीचर का विश्वास टूटने नहीं दूंगी और अपने कॉलेज का भी नाम ऊंचा करूंगी। प्रेरणा इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी मन लगाकर पढ़ाई करती है और उस साल 12वीं की परीक्षा में पूरे शहर में फर्स्ट आती है। बेटी की कामयाबी देखकर प्रेरणा की माँ और भाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और पिताजी को भी अपनी बेटी पे बहुत गर्व होता है और अपनी गलती पर उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा होता है और उस दिन से वो शराब पीना छोड़ देते हैं।
और अपने परिवार का साथ देने लगते हैं। ऐसे ही प्रेरणा अपनी पढ़ाई जारी रखती है और आगे चल के यूपीएससी एग्जाम भी देती है और प्रेरणा वहाँ भी अव्वल आती है और इस तरह प्रेरणा एक कलेक्टर बन जाती है। प्रेरणा का नाम हर तरफ छा जाता है। प्रेरणा की ये कामयाबी देखकर सुनीता और मयंक को जैसे लगता है कि उनकी मेहनत सफल हो गई। कुछ दिनों बाद प्रेरणा की मदद से मयंक शहर में एक बहुत बड़ा गैरेज शुरू कर देता है जिसका उद्घाटन खुद प्रेरणा करती है। आज प्रेरणा सचमुच सबके लिए एक प्रेरणा बन जाती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। कॉलेज में मानव विज्ञान की क्लास चल रही थी। प्रोफेसर अपना लेक्चर दे रहे थे। बीच बीच में ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख भी रहे थे। जैसे ही उन्होंने लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड की ओर रुख किया, पीछे से किसी स्टूडेंट ने सीटी बजा दी। सीटी किसने बजाई? कोई कुछ नहीं बोला, सब ने चुप्पी साध ली। चलो आज लेक्चर यही खत्म करते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सब स्टूडेंट ने हामी भर दी और बड़ी ही तन्मयता से सुनने लगे। कल रात मुझको देर तक नींद नहीं आई। मैंने सोचा क्यों ना समय का सदुपयोग किया जाए। मैंने सोचा कार में पेट्रोल नहीं है, इसलिए भरवा लिया जाए ताकि सुबह कॉलेज जाते समय हड़बड़ी ना हो। मैंने कार निकाली और पेट्रोल पंप पर गया, टंकी फुल करवा ली। अब सड़क खाली थी तो सोचा एक लॉन्ग ड्राइव हो जाए। मैं अभी जंक्शन तक पहुंचा ही था, देखा कि एक लड़की शेड के नीचे अकेली खड़ी है। शायद किसी पार्टी से आ रही थी। मेरे मन में आया शायद किसी का इंतजार कर रही है और उसे लेने कोई आ ना सका हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। स्टूडेंट कहानी का मजा लेने लगे। उनकी दिलचस्पी और भी बढ़ रही थी। मैं लड़की के पास गया और पूछा कि मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ। उसने हिचकिचाते हुए कहा कि वो एक पार्टी से आ रही है और घर जाने के लिए अपने भाई का इंतजार कर रही है। मैंने उसके प्रॉब्लम को समझते हुए कहा कि मैं उसे घर छोड़ सकता हूँ। वो कार का दरवाज़ा खोलकर आगे की सीट पर सलीके से बैठ गई। देखने में वो बहुत सुंदर और आकर्षक थी। मैं कार ड्राइव कर रहा था। हम दोनों में से कोई बोल नहीं रहा था, परंतु मन ही मन एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। उसने मुझे अपना एड्रेस अच्छी तरह समझा दिया। मुझे वहाँ तक जाने के लिए आधा घंटा लगा। रास्ते भर मैं उसके बारे में सोचता रहा और शायद वो भी मेरे बारे में ही सोच रही थी। एक मनोविज्ञान का प्रोफेसर होने के नाते मेरा ये मानना था। उसके घर के पास आने पर उसने गाड़ी रोकने का इशारा किया। गाड़ी रुक गई पर उसने कोई जल्दी नहीं की। उसने अपना परिचय देते हुए अपना नाम प्रियंका बताया और शहर के किसी रियल एस्टेट ऑफिस में नौकरी करती थी। उसने बेझिझक होकर कहा वो मेरे इस शालीनता की कायल है और वो मुझे चाहने लगी है। मैंने भी उसे हामी भर दी और कहा कि वो भी मुझे अच्छी लगती है और मैं उसके लिए उचित वर हूँ। मैंने उसे बताया मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मनोवैज्ञानिक का प्रोफेसर हूँ, तो वो बड़ी प्रभावित हुई। उसने कहा कि उसका छोटा भाई भी उसी कॉलेज में मेरा स्टूडेंट है। उसने कहा कि मैं उसके भाई का विशेष ख्याल रखूं। मैंने पूछा उसका नाम क्या है, तो उसने बताया उसकी एक खास पहचान है, वो सीटी बड़ी अच्छी मारता है। प्रोफेसर के ऐसा कहते ही सभी स्टूडेंट की नज़र सीटी बजाने वाले लड़के पर टिकी थी। बात ये नहीं थी कि प्रियंका उसकी बहन थी, बात तो यह थी कि चूहा अपने आप ही बिल से बाहर निकल आया। प्रोफेसर ने अपने मनोविज्ञान के ज्ञान से पता लगा लिया कि सीटी बजाने वाला कौन है। सभी स्टूडेंट ने मजबूर होकर इशारा कर दिया था कि सीटी किसने बजाई थी। और फिर प्रोफेसर स्टूडेंट से कहते हैं, स्टूडेंट एक बात का ध्यान हमेशा रखना, जिस क्लास में तुम पढ़े हो हम वहाँ के प्रोफेसर हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।
स्टे होम, स्टे सेफ।